अब हम लोग सुक्ति मौक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती जिस पाठ का हमने अध्ययन किया था पहले, उसका शेषांश आज अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जिन श्लोकों को पढ़ा था उसमें हमने अच्छे आचरण का महत्व, सद्व्यवहार अर्थात जो व्यवहार दूसरों को कष्टकर लगे, दूसरों को अच्छा न लगे, उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें अपने लिए भी अच्छा नहीं लगता। पुनः मीठी तथा प्रिय लगने वाली वाणी की आवश्यकता एवं परोपकारी व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, अब हम लोग आगे के श्लोकों को देखेंगे। तो अगला श्लोक देखते हैं, 5वां श्लोक। 4 श्लोकों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है ना। तो 5वां श्लोक है, गुणस्वेभिः कर्तव्य प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तः दरिद्रः अपि नेश्वर गुणैः समः। इसका अन्वय देखते हैं हम लोग। पुरुषैः सदा गुणेषु एभिः प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। यह श्लोक शूद्रक द्वारा विरचित नाटक मृच्छकटिकम से लिया गया है। इसमें कवि गुणों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए हमें गुणवान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थ है, मनुष्य को हमेशा गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मतलब हमारे गुण, सद्गुण, उस पर हम अपना दृष्टि केंद्रित करें, अपने गुणों को बढ़ाएं। गुणवान व्यक्ति गरीब होते हुए भी गुणहीन धनवान से ज़्यादा महान होता है, श्रेष्ठ हो जाता है। कवि के कहने का भाव यह है कि संसार में गुणों का बड़ा महत्व है। निर्धन होते हुए भी गुणवान अच्छा माना जाता है, जबकि धनवान होते हुए भी गुणों से रहित व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। अतः यदि हम सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए, गुणों पे ही ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। गुणयुक्तः मतलब गुणवान, गुण संपन्न, गुणों से युक्त। अगुणैः मतलब गुण रहितैः, गुणहीनों से। ईश्वरैः, यहाँ ईश्वर से तात्पर्य भगवान नहीं है, धनयुक्त को यहाँ ईश्वर के सदृश कहा गया है। तो धनयुक्तैः धनवानों से। समः सदृशः समान। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें। विलोम शब्दाः गुणज्ञेषु गुणेषु दोषेषु, गुणज्ञ होता तो जो दोषयुक्तेषु होता। दरिद्रः का धनिकः, गुणयुक्तः का गुणहीना। एक पदेन उत्तर देखते हैं। पुरुषैः सदा कुत्र प्रयत्नः कर्तव्यः। तो लिखेंगे पुरुषैः सदा गुणेषु प्रयत्न कर्तव्यः। दूसरा है क अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। लिखोगे गुणयुक्तः दरिद्रः जो है वह ईश्वरे समः न भवति। फिर पूर्णवाक्येन उत्तरत है। पूर्णवाक्य उत्तरत पठित गद्यांश में आ सकता है, तो इसको समझना जरूरी है। कीदृशः पुरुषः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। तो लिखेंगे गुणयुक्तः दरिद्रः अपि पुरुषः अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। फिर दूसरा प्रश्न देखिए। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कथं कर्तव्यः। पुरुषः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः यतो हि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि पुरुषः अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। अब यथा निर्देशम उत्तर देखें। उद्यमः इति अर्थे पदम किम पदम अत्र पद्ये प्रयुक्तम। तो प्रश्न ऑप्शंस देखिए। अ प्रयत्नः, ब दरिद्रः, स कर्तव्यः, द गुणयुक्तः। यहाँ अ प्रयत्नः को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है पुरुषैः सदा गुणेषु एभिः प्रयत्नः कर्तव्यः इति अत्र सप्तमी विभक्ति पदम किमस्ति। सप्तमी विभक्ति देखना है। पहला है अप्रयत्नः, ब कर्तव्यः, स गुणेषु, द ही। यहाँ पर स गुणेषु को टिक करेंगे, यहाँ सप्तमी विभक्ति दिख रहा है। तीसरा है दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न भवति। अत्र विशेषण पदम किमस्ति। पहला है अदरिद्रो अपि, ब अगुणैः, स ईश्वरैः द समः। ब अगुणैः को टिक करेंगे। चतुर्थ है पुरुषैः सदा गुणेषु एभिः प्रयत्नः कर्तव्यः। अत्र किम अव्यय पदम न अस्ति। पहला है अप्रयत्नः, दूसरा है ब सदा, तीसरा है स एव, चतुर्थ है द ही। यहाँ अप्रयत्नः को टिक करेंगे। पांचवा देखिए अगुणैः अत्र का विभक्ति, अ चतुर्थी ऑप्शन है, ब पंचमी, स षष्ठी, द तृतीया। यहाँ तृतीया को टिक करेंगे। छठा है दरिद्रः अपि इति पदे संधि छेदः क, अ दरिद्रोजोपि,
ब दरिद्र जोड़ अपि, स दरिद्र जोड़ अपि और द दरिद्रो जोड़ पी। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा संधि छेद कौन सा है सही, दरिद्र जोड़ अपि, दूसरा ऑप्शन जो ब है। छठे श्लोक में आते हैं हम लोग, ध्यान से सुने। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। अन्वय देखिए, आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भवती। यहाँ शब्दार्थ देखिए, आरंभ गुर्वी मतलब आदौ दीर्घा, आदौ मतलब आरंभ होता है, तो आरंभ में लंबी, क्षयणी क्षयशीला घटती स्वभाव वाली, वृद्धिमती वृद्धिम उपगता लंबी होती हुई, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना पूर्वार्धेन परार्धेन च पृथक भूता दोपहर से पूर्व और दोपहर के बाद की छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जनानाम दुर्जन सुजनानाम दुष्टों और सज्जनों की। अब विलोम शब्द भी देखते हैं। गुर्वी का लघ्वी, खलानाम का सज्जनानाम, पुरा का पश्चात और मैत्री का शत्रुत्वम। प्रश्न हमें देखिए, एक पदेन उत्तरत केशाम मैत्री पुरा लघ्वी भवति, सज्जनानाम, सज्जनानाम मैत्री पुरा लघ्वी भवति। इस तरह से लिखेंगे। मैं अभी छोटा सी आंसर बोल दे रही हूँ। दूसरा है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव केशाम मैत्री भवति, तो खल सज्जनानाम। पुनः पुनः वाक्य उत्तर देखिए, खलानाम मैत्री कीदृशी भवति, आरंभे गुर्वी क्रमेण च क्षयणी भवति। सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, दोनों का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, धीरे धीरे बढ़ती हुई। अब हम लोग यथा निर्देशम उत्तरत देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पूर्वम इति अर्थे किम पदम अत्र गद्यांशे प्रयुक्तम। ऑप्शंस हैं अ क्रमेण, ब पुरा, स पश्चात, द लघ्वी, ब पुरा को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती खल सज्जनानाम मैत्री भवति इति अत्र विशेष्य पदम किमस्ति। ऑप्शंस हैं अ क्षयणी, ब लघ्वी, स वृद्धिमती, द मैत्री को टिक करेंगे। तीसरा है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, अत्र अव्यय पदम किम। पहला ऑप्शन है अ दिनस्य, ब पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, तीसरा है स छाया, चतुर्थ है द इव, यहाँ द इव को टिक करेंगे। फोर्थ है शत्रुत्वम इति कस्य पदस्य विलोम पद शब्द। पहला है अ खल सज्जनानाम, ब मैत्री, द लघ्वी, स क्षयणी, ब मैत्री को टिक करेंगे। पांचवा है आरंभ गुर्वी, अत्र का विभक्ति। पहला ऑप्शन है अ प्रथमा, दूसरा है ब द्वितीया, तीसरा है स तृतीया और द चतुर्थी, यहाँ अ प्रथमा को टिक करेंगे। और छठा प्रश्न है आदो इति पदस्य पर्यायः कः प्रयुक्तः, क्या कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है, समानवाची। तो पहला है अ आरंभे, ब पुरा, स क्षयणी, द लघ्वी, यहाँ आरंभे, इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 7वें श्लोक में आते हैं। श्लोक देखिए ध्यान से। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानि तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालेशः विप्रयोगः। यह श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। अन्वय है हंसा महिमंडल मंडनाय यत् अपि कुत्र अपि गता भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणाम हि येषां मरालेशः विप्रयोगः भवति। हम जो अन्वय पढ़ते हैं ना, अन्वय के द्वारा हम किसी श्लोक के अर्थ को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो यह जो श्लोक है वो भामिनी विलास से उद्धृत है। इसमें कवि हंसों के दृष्टांत के द्वारा अर्थात उदाहरण के द्वारा विद्वानों के सम्मान की आवश्यकता क्या होती है इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें विद्वानों का सम्मान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थ है इस श्लोक का, भूमंडल को अलंकृत करने के लिए हंस, अलंकृत यानी सजाने सजावट करने के लिए, सजाने के लिए जहाँ कहीं भी हंस चले जाते हैं, हानि तो
उन्हीं सरोवरों, तालाबों या झीलों की होगी जिनका हंसों से वियोग होता है। हंस को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होता। अर्थात जैसे हंस जहाँ भी रहते हैं वहाँ उस जगह की शोभा को बढ़ाते हैं ना, सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अच्छे लगते हैं। ऐसे ही विद्वान लोग जहाँ भी रहते हैं, सभा हो या समाज हो, कहीं भी घर हो, वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए हमें उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखें। मही मंडल मंडनाय, इसका पहला शब्द है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। फिर है मरालय यानी हंस है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, हंसों से। विप्रयोगः वियोगः अलग होना, गुणज्ञेषु गुण ज्ञात्रीषु जनेषु गुणों को जानने वालों से। अब हम लोग विलोम शब्द देखें। मही का नभः, हानि का लाभः, गताः का आगताः, विप्रयोगः का संयोगः। एक पदेन उत्तर देखते हैं प्रश्न में। मही मंडल मंडनाय के यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः, लिखेंगे हंसाः। दूसरा प्रश्न है, ये शाम सरोवरानां मरालय स विप्रयोगः तेषां किं भवति, लिखेंगे हानि। पूर्ण वाक्येन उत्तर देखिए। हंसा किमर्थ यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः, उत्तर लिखेंगे महिमंडल मंडनाय, सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए। दूसरा है, केशाम सरोवरानां हानि भवति, येषां मरालय सह विप्रयोगः भवति। ठीक है, अब हम फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एमसीक्यू में आते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत है। धरित्री इति अर्थे किम पदम अत्र गद्यांशे प्रयुक्तम। ऑप्शंस देखिए। अहि, ब मही, स विप्रयोगः, द मरालय। ब मही को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, हंसा यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः इति अत्र क्रियापदम किम अस्ति। पहला है अहंसाः, ब यत्रापि, स कुत्रापि, द भवेयुः, यहाँ द भवेयुः को टिक करेंगे। तीसरा है, हानि तु तेषां सरोवरानां ही भवति, अत्र विशेष पदम किम अस्ति। पहला है अहानि, ब तु, स तेषां, द सरोवरानां, यहाँ द सरोवरानां को टिक करें। चतुर्थ है, हानि तु तेषां सरोवरानां येषां मरालयशः विप्रयोगः भवति, अत्र अव्ययपदम किम न अस्ति। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अव्ययपदम कौन सा अव्ययपद नहीं है। अ तु, ब ही, स सह, द विप्रयोगः, यहाँ द विप्रयोगः को टिक करेंगे क्योंकि यह अव्ययपद नहीं है। पांचवा है, भवेयुः इति क्रियापदे कः लकारः। अ लट, ब लृट, स लोट, द लंग लकार, स लोट लकार को टिक करेंगे। छठा है, यत्रापि इति पदे संधि छेदः कः। पहला है यत्राजोरपि, ब यत्राजोर आपि, स यत्रजोरपि, द यत्राजोर आपि, यहाँ स यत्रजोर अपि, इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग 8वें श्लोक में, अंतिम श्लोक पर आते हैं। ध्यान से सुनिए। पुनः गुण पर ही यहाँ भी प्रकाश डाला जा रहा है। देखिए, गुण हमारे जीवन में गुणों का कितना महत्व है, इसके बारे में बताया जा रहा है बार बार। यह हितोपदेश से संकलित है श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रम आस्वाद्य भवन्ति अपेयाः। मैं इसका अन्वय बोल दे रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए देखते हुए। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रम आस्वाद्य अपेयाः भवन्ति। इसके बाद इस श्लोक का हम लोग अर्थ भी देखेंगे। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, पुनः इस श्लोक को ही देखते हुए पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये नारायण पंडित द्वारा विरचित हितोपदेश से लिया गया है। इस श्लोक में गुणों के महत्व पर पुनः प्रकाश डाला गया है। कवि हमें कुसंगति से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थ है, गुणों के ज्ञाताओं के पास रहने पर ही गुण रहता है, अर्थात उसका महत्व है। वही गुण गुणहीन के पास चला जाता है तो वह दोष बन जाता है। कैसे? तो जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं तो हम उसके जल को ग्रहण भी करते हैं, पर जब वह समुद्र में चली जाती हैं तो वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। तात्पर्य क्या है कि गुणों की सार्थकता गुणों के पारखियों के पास ही होती है। निर्गुणी या अवगुणी के पास पहुंचकर वे ही गुण दोष बन जाते हैं।
जैसे नदियों का जल जब तक नदियों के पास रहता है तो मीठा और स्वादिष्ट और ग्राह्य होता है, वही जब समुद्र के संपर्क में चला जाता है तो क्या अवगुणी के पास चला गया, निर्गुणी के पास चला गया, तो वह मधुर जल खारा हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रहता। इसलिए हमें हमेशा कुसंगति से बचना चाहिए। अब हम लोग देखें आगे प्रश्न के पहले विलोम शब्द गुणाः का दोषाः, निर्गुणम का सगुणम, गुणज्ञ का दोषज्ञ और अपेयाः का पेयाः। प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति, उत्तर लिखेंगे गुणज्ञेषु। दूसरा है आस्वाद्यतोयाः का प्रवहन्ति, उत्तर लिखेंगे नद्यः। पुनः पूर्ण वाक्येन उत्तरत प्रश्न संख्या 2 गुणाः कत्र दोषाः भवन्ति, उत्तर लिखेंगे निर्गुणम प्राप्य गुणाः, निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति। दूसरा प्रश्न है आस्वाद्यतोयाः नद्यः कस्मात् कारणात् अपेयाः भवन्ति, तो लिखेंगे समुद्रम आस्वाद्य। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। MCQ यथा निर्देशम उत्तरत सुस्वाद्यः इति अर्थे किम पदम अत्र पद्ये प्रयुक्तम। पहला है अनद्यः, ब आस्वाद्याः, स अपेयाः, द आस्वाद्य। यहाँ ब आस्वाद्याः को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है आस्वाद्यतोयाः हि नद्यः प्रवहन्ति इति अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। पहला है आस्वाद्यतोयाः, ब ही, स नद्यः, द प्रवहन्ति। यहाँ स नद्यः को टिक करेंगे। तीसरा है आस्वाद्यतोयाः हि नद्यः प्रवहन्ति अत्र विशेष पदम किम। पहले पिछले क्वेश्चन में था कर्तृपदम किम, यहाँ पूछ रहा है विशेष पदम किम अस्ति। तो प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ना है। पहला है आस्वाद्यतोयाः, ब ही, स नद्यः, द प्रवहन्ति। यहाँ स नद्यः को टिक करेंगे। चतुर्थ है आस्वाद्य इति पदे कः प्रत्ययः। पहला है आ, ब का ल्यप, स का अक्त्वा, द का तुमुन। यहाँ ब ल्यप को टिक करेंगे। पांचवा है नद्य इति पदे का विभक्ति। पहला है अ प्रथमा, दूसरा ब द्वितीया, स तृतीया, द चतुर्थी। तो कौन सा सही है? प्रथमा अ। और अंतिम है निर्गुणम इति पदे का उपसर्ग। पहला है अ का न, ब का नि, स का निर हलंत और द का निर बिना हलंत के। तो हम किसको टिक करेंगे? स निर हलंत युक्त। तो हमने जो श्लोकों को पढ़ा, 5वां श्लोक था जिसमें गुणों के महत्व का प्रतिपादन किया गया था। दूसरे उसके बाद 6वां श्लोक था कि हमें मित्र बनाते समय सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि मित्रता का हमारे जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है ना। 7वां श्लोक था कि हमें विद्वानों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते रहना चाहिए। और अभी जो हमने 8वां श्लोक पढ़ा उसमें हमें बताया गया कि हमें हमेशा कुसंगति से बचना चाहिए। 5वें और 8वें श्लोक में समानता है कि हमें हमेशा अपने दोस्ती पर, अपने अच्छे संगति पर रहने वाले जिनके साथ में हम रहते हैं उनके गुणों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। तो जब हम अगली कक्षा में आएंगे तो अगली कक्षा में हम लोग